अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन? आप खैरियत से उम्मीद करते हैं। और हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोग्राम ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिए, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। प्रोग्राम में बहुत से सवालात आपके आते हैं, कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ तो हमारे प्रोग्राम के दौरान, लाइव प्रोग्राम के दौरान आपके सवाल आ रहे होते हैं, और फिर कुछ जो है इनबॉक्स में हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का जो फेसबुक पेज है उस पे भी आते हैं, फिर हमारी वेबसाइट पे भी आते हैं। सो आपके इंटरेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद। मिस रिदा हमारे साथ हैं, मिस रिदा ज़हरा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हम प्रोग्राम में मिस रिदा ही को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई सवाल जो आपने चुने हैं आज के लिए, उनमें से डॉक्टर साहब से आगाज़ कीजिए। सर पहले मैं जो हमारे इनबॉक्स के क्वेश्चंस हैं उससे शुरू करती हूँ। सर ये क्वेश्चन है, ये ताहिर डार साहब है, इन्होंने कहा आई एम 37 years old, माई शुगर लेवल इज़ गेटिंग वर्स्ट एवरी डे, आई मॉनिटर्ड दैट इट इज़ 300 and more something, and fasting it is 200 plus. I started insulin to make it lower but it could not succeed, so kindly advise me what should I do. मेरे ख्याल से जो हमें बात ये समझ के, ये इनका डायबिटिक हैं, 37 ईयर्स एज है और ये इंसुलिन ले रहे हैं और इनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है सारे। अच्छा, इसमें बहुत सारे डिपेंड करता है कि बहुत लोगों का ये इसरार होता है कि जी हम इतनी इंसुलिन ले रहे हैं और टीके भी लगा रहे हैं, हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है। एक इंसुलिन को एक ऐसी चीज़ समझ लेते हैं कि ये एक जो है कि यही एक सुपर हथियार है। इस अब इंसुलिन लगा ली, अब इंसुलिन जाने और शुगर जाने, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो माइंड सेट है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इंसुलिन पे हैं तो हम, और बहुत सारे लोगों को ये भी ख्याल होता है कि हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो अब हम जो मर्ज़ी खाएँ और जो हर चीज़ हम पे अब हलाल है, और जो वॉक भी ना करें इंसुलिन, क्योंकि अब हम इंसुलिन लगा रहे हैं तो इंसुलिन ही कवर करेगी, हमने तो कुछ नहीं करना। तो ये एक इस जो तर्ज़ अमल को तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम पहले ट्रीटमेंट को लिखते हैं, हमारे पेशेंट भी बताते हैं जी ट्रीटमेंट ये है, हम ये गोलियां खा रहे हैं, हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन हम और डॉक्टर्स भी और इसी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है जी। क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज 3 चीज़ों पे है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। देखिए, जब मेडिसिन का लफ्ज़ है वो मैंने तीसरे नंबर पे बोला है। मैंने डाइट को बोला है, एक्सरसाइज को बोला है और मेडिसिन को तीसरे नंबर पे। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, इसको हम चेंज नहीं करना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं जो डाइट और एक्सरसाइज हैं, ये आपका लाइफस्टाइल है, ये आपके इख्तियार में है। जो इंसुलिन है वो आपका डॉक्टर लिखेगा। होता ये है कि जो थर्ड वाला पोर्शन है, इसको हम 100% करने की कोशिश करते हैं कि जो करना है इस ट्रीटमेंट ने करना है। कोई मैजिक पिल, कोई मैजिक इंजेक्शन, कोई मैजिक इंसुलिन हमें मिल जाए और हम इसको कंट्रोल करें, और ना हमें डाइट की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत हो, ना हमें एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो करें। ये एक आप तर्ज़ अमल है जो बहुत सारे लोगों के अंदर प्रेवलेंट है और लोग इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि इसको उलट करें। तो अगर आप इस 3 हिस्सों को देखें, अगर हम इसको तीनों को इक्वल वेटेज दें, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन 33% भी दें, तो आप ये देखेंगे जो 66% है, जो 2/3 आपका ट्रीटमेंट है, वो आपका अपना लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल पे हमने कई दफ़ा बात की है कि अब इन्होंने इस पे हमें मेंशन नहीं किया डार साहब ने कि जो इनका खाने पीने की क्या औकात हैं। अच्छा, खाने पीने में ये याद रखें कि इसमें जब भी आप इंसुलिन पे हैं या जो गोलियों में हैं, तो 3-4 चीज़ों की आप इसको मैं निशानदेही कर देता हूँ कि डाइट के साथ आपको देखना है कि आपके खाने पीने के टाइमिंग क्या है। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट किस वक्त करते हैं, लंच किस वक्त करते हैं और डिनर किस वक्त करते हैं। अक्सर जो ख़वातीन हैं उनके साथ माज़रत के साथ, और बहुत सारे हजरात जो कारोबार से मुंसलिक हैं, उनका नाश्ता 11 से 12 बजे के दरमियान हो रहा है। जब ये वो वक्त है जिस पे बहुत सारी जो दुनिया है, जो वेस्ट के अंदर या दूसरे जो लोग काफ़ी मुल्क तरक्की कर रहे हैं, वहाँ ये लंच टाइम होता है। तो आप ये देखें, हम एक ब्रेकफास्ट की तरफ जा रहे होते हैं। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, कारोबारी वजूहात हैं। सर, लेट नाश्ता करने से क्या होता है? लेट नाश्ता देखें, आप जब कर रहे हो तो आप एक दिन को पुश कर रहे हो। आपका दिन 12 बजे आगाज़ हो रहा है, जो अल्लाह ने आपको 5 बजे सुबह आगाज़ कर दिया। जिस तरह
तो आप 7 घंटे लेट। सर वो सोते भी तो 2:30 बजे हैं, 3 आप बजे। उसकी तरफ भी आ रहा हूँ ना। तो अब आप ये देखेंगे जो बंदा 12 बजे ब्रेकफास्ट करेगा उसका लंच टाइम क्या होगा? लंच टाइम सर मेरा ख्याल है 6 घंटे बाद होना चाहिए। कम से कम होना है, तो वो 6 बजे कोई लॉजिक नहीं है किसी लंच की, ठीक। और फिर डिनर का क्या टाइम होगा? 12-1 बजे। वो रात 12-1 बजे। तो जितना आप डिनर को डिले करते जाएंगे, लेट करते जाएंगे, वो उतना आपका शुगर लेवल इफेक्ट ख़राब होता जाएगा। और जब भी हमने कई दफ़ा इस पर बात भी की है कि रात को देर तक जागने से 2-3 इफ़ेक्ट्स बड़े अच्छे आते हैं डॉक्टरों के लिए क्योंकि उनके मरीजों में प्रैक्टिस बढ़ जाती है, उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, है। लेकिन मरीजों के लिए बुरे जहर कातिल हैं। देखें, जब आप देर तक जागते हैं तो आपका जो बॉडी है वो इमरजेंसी मोड पे लग जाता है। जैसे आप फ़ोन को साइलेंट मोड पे लगाते हैं, एयरप्लेन मोड पे लगा लेते हैं, या आप उसके साथ पूरे नॉर्मल मोड पे लगाते हैं। या जैसे डॉक्टर साहब कि अगर उसकी बैटरी बिल्कुल जाने वाली हो, 5% रह गई है और आपको लग रहा है कि अब मुझे चार्जर नहीं मिलेगा, तो आपको इसकी एक सेटिंग होती है जिसमें वो सर नाइट मोड में चला जाता है। नाइट मोड पे कुछ फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आप नेट को बंद बेचारा धीरे नेट बंद कर देते हैं, आपका कम्युनिकेशन कम होता है, तो आप इमरजेंसी में आ जाते हैं। जी, ये इमरजेंसी मोड पे जब हम रात को जागते हैं तो हमारे इमरजेंसी मोड पे चले जाते हैं। जब इमरजेंसी मोड पे जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जिसमें एड्रेनलिन्स जो आपके दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, और कॉर्टिसोल जो आपकी शुगर बढ़ाते हैं, तो वो इन एक्शन हो जाते हैं। रात को वो ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा होती है। जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारा शुगर तीन चार चीज़ें क्या होती है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है रात को जागने से, कुछ खाए पिए बगैर। ये याद रखिएगा, अभी खाया कुछ नहीं है, खाए पिए बगैर शुगर कहाँ से आ गया? जब जो कॉर्टिसोल है वो आपका लिवर आपका ग्लूकोज बना के दे रहा है, अंदर से बना गोदाम से निकाल के दे रहा है, क्योंकि वो बॉडी ये समझते हैं इस बंदे को कोई इमरजेंसी है, इसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, इसने इससे कम्बैट करना है, जो फाइट फ्लाइट वाला सिलसिला चल रहा है, तो उसमें हमने इससे लड़ना है, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। अच्छा, दूसरा जो होता है कि इनका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, क्योंकि आप जागते हैं, आपको बॉडी समझता है, और एड्रेनलिन के ज़रिए आपका हार्ट रेट भी तेज़ होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी तेज़ रहना शुरू होता है। तो देखा, रिसर्च ने ये साबित किया, जो लोग देर तक जागते हैं उनका शुगर लेवल भी ख़राब होता है, उनको हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, उनको शुगर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब रहता है। तो यही एक वजह है कि हम लोगों का एज ए नेशन, हम जो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान नेशन, हम यहाँ पे सर आप ये ताजिर बरादरी की भी बात कर रहे थे, तो दुकानें से 12-1 बजे तक बंद होती हैं। आप देखें, आप 11-12 बजे, फिर उसके बाद ग्राहक लेट आ रहे होते हैं, इसलिए कि हमने इसमें उनसे थोड़ी सी माजरत के साथ, लेकिन ये देखें, आप तो जिस तरीके से सेट करेंगे, अगर आप यही लोग आगे अमेरिका में जाते हैं या यूके में जाते हैं, वहाँ 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो फिर बिजनेस उनका सही नहीं चलता। उनका तो मेरे ख्याल से बिजनेस घाटे में जा रहे हैं तो ये एक जो चीज़ है ना कि लोग समझते हैं कि शायद हमारा ग्राहक ही नहीं आएगा, रात को जागेंगे तो ग्राहक आएगा। तो इससे क्या है कि ग्राहकों का भी नुकसान है, दुकानदारों का भी नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है, और एज ए आपकी जो लोड शेडिंग है वो आपकी बढ़ जाती है। आपको यूटिलाइजेशन, आपकी जो बिजली का लोड है वो बहुत ज़्यादा को सारी। अब गवर्नमेंट ने बड़ी एक कोशिश की कि रात को 8 बजे दुकानें बंद कीजिए, लेकिन बहुत मुज़ाहमत पेश आई और वो उनको अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि ये बहुत अच्छा फ़ैसला था। और कुछ यूरोप के कंट्रीज़ हैं, ऐसे हैं जहाँ मुझे बड़ी खुशी, एक मुल्क है यूरोप का, ग्रीस में एक दफ़ा मैं गया तो वहाँ मैंने कुछ ख़रीदना था एथेंस में, तो वो दुकान को 5 बजे थे शाम के, तो उन्होंने दुकान तो बंद हो गई है। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते जी हम तो ये जब हम 5 बजे दुकानें बंद कर देते हैं और हम सुबह 5 बजे खोलते हैं दुकानों को। अल्लाह अकबर। सुबह 5 बजे? जी, सुबह 5 बजे के बाद सूरज निकलते साथ ही हमारी दुकानें खुल जाती है और 5 बजे हम घर चले जाते हैं। ये तो कोई मुस्लिम कल्चर के करीब है जो सुबह। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई। वो कहते जी आपको कल सुबह 5 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ये वो चीज़ है कि, और वो लोग देखें, आप 5 बजे घर चले गए, आप दुकानदार हैं या कारोबार करते हैं, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के सकते हैं, खा पी सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, आपकी एक पूरा दिन काफ़ी सोशल हो सकते हैं, तो आपकी रिलैक्सेशन का भी टाइम बढ़ता है। तो होता क्या, जब आप 11-12 बजे जाते हैं, मरे मुक्के 10-11 बजे आपने दुकान बंद की या अपना जो भी ऑफिस बंद किया, आप 11-12 बजे फिर किसी से मिलने चले गए, उसके बैठ के गप्पें लग रही हैं, 2 बजे बज गए हैं, 3 बजे फिर आप आके सोते हैं और फिर सुबह
जो वॉक का टाइम है वो भी निकल गया, सारी चीज़ें निकल गई, आप 11-12 बजे उठेंगे, सारे एक बुरे सर्कल में फंस गए हुए हैं, डिजास्टर विशियस साइकिल। तो ये जब हम बात कर रहे थे कि जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, इसको हम ये खाने पीने के टाइमिंग का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा। जो मैं आइडियली ये कहता हूँ कि आप एक हिस्सा याद रखें 828, ये सर क्या है? 828 के 8 बजे नाश्ता करें, 2 बजे लंच करें, रात का खाना 8 बजे खाएं। अच्छा, दैट शुड बी ठीक, 828 रूटीन, ठीक है ना। ठीक। तो ये अब आप अगर 828 नंबर याद रखें तो इसको थोड़ा बस 929 भी हो, 939 भी हो सकता है, गुंजाइश है, लेकिन कोशिश करें इस पैटर्न को फॉलो करें। तो एक तो ये इनका है। दूसरा, खाने पीने की क्वांटिटी को क्वांटिफाई करें कि मैंने कितना मील साइज़ किया है। अब वो होता ही है कि आप इंसुलिन की अगर सुबह को 20 यूनिट ले रहे हैं या 24 ले रहे हैं, और इसी इंसुलिन के साथ दोपहर को 2 रोटियां भी खा रहे हैं, 3 भी खा रहे हैं, 1 भी खा रहे हैं, तो ये कौन सा एक फार्मूला है कि आपकी वही इंसुलिन आपकी उतनी खुराक के लिए, हर खुराक के लिए काफ़ी हो जाए? तो ये नामुमकिन है। इसको भी रिव्यू करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। और तीसरी बात है कि एक्सरसाइज टाइम, बिल्कुल जिसको मोस्ट डिफ़िकल्ट पोर्शन है, हम किसी को एक्सरसाइज के लिए पुश करना कि आप वॉक करने के लिए जाएं, अपनी एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बना लें और इसको ग्लूकोज की, ताकि यूटिलाइजेशन बेहतर हो। तो इस पे भी काफ़ी कोताही होती है हमारे जो पेशेंट्स हैं, तो इसको भी देखने की ज़रूरत। फिर अब इंसुलिन की बारी आती है। हो सकता है ये क्योंकि ये इंसुलिन ले रहे हैं, प्री मिक्स इंसुलिन ले रहे हैं प्रॉबली, तो उसको हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत है। तो ऐसी इंसुलिन है जो आपको हर खाने को कवर करे, बेसल बोलस है, यानी हम कहते हैं हर खाने को, ब्रेकफास्ट के लिए इंसुलिन लैदा हो, लंच के लिए लैदा हो, डिनर के लिए लैदा हो, और एक ऐसी हो जो 24 घंटे खून में रहे। अगर ये नहीं हो सकती तो कम इसका स्प्लिट मिक्स जिसको कहते हैं, जहाँ आप रेगुलर और NPH को भी मिक्स करके इस तरह ले सकते हैं। तो इस तरह का हमें कुछ ट्रीटमेंट में तब्दीली लानी, और कुछ गोलियाँ ऐसी हैं जो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, वो भी इनके ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये हमने काफ़ी इनके सवाल का। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए कि अगर लेट हो जाए तो फिर नाश्ता मिस कर दें तो ठीक रहेगा? देखिए, नाश्ता जो है ना, इसको मैं सबसे जो, अगर आप मुझसे पूछते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कि आपकी खाने की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं ब्रेकफास्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर लंच, नंबर 3 डिनर, तो हमें इस ऑर्डर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी मेक इट रिवर्स, इस अदर वे अराउंड, कि जी आप रात का खाना हमारा हैवी होता है, ब्रेकफास्ट हुआ ना हुआ, लंच कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन रात को डट के खाना है। और रात का खाना जब कहते हैं ना सर, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। नहीं सोना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूँ, लेकिन इट शुड बी रिवर्स, इट शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर। जो रात को आपको नाश्ता करना चाहिए, अच्छा, आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च कहती है जब ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं जो बॉडी इट गोज ऑन किक स्टार्ट पैट मोड, आप किक स्टार्ट ले लेते हो, आपका आप देखें ना, जैसे आप बैटरी है गाड़ी की, उसको आप नहीं स्टार्ट गाड़ी को करते तो बैटरी उसका डाउन हो जाता है। जब आप सुबह को थोड़ी देर के लिए इग्निशन स्टार्ट कर देते हैं, उसको बैटरी को सपोर्ट मिल जाती है, वो आपकी एक्टिव रहती है। इसी तरह जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, आप किक स्टार्ट मोड पे चले जाते हो, आपका बॉडी हरकत में आ जाता है, उसका सारा सिस्टम हरकत में आ जाते हैं, वो आपका वेट बढ़ने नहीं देते। अगर आप जो नहीं नाश्ता करते तो आपका बॉडी स्लीप मोड में चला जाता है। जब स्लीप मोड में चला जाता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आप जो भी खाते हैं वो अंदर स्टोरेज में चला जाता है, तो इससे वज़न बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, इस पे ब्रेकफास्ट को आप अच्छा करें, लंच भी करें और डिनर को लाइट करें ज़रूर, ताकि आपके बॉडी ने सारी रात फंक्शन करना है। तो इट शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर। तो अकेले बैठ के डॉक्टर साहब खाएं या किसी के साथ बैठ के खाएं? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बैठ के खाना चाहते हैं। एक तो सर ये है ना अपने साथ हर वक्त। हाँ, अच्छा, ये जो है ना, ये जो आपका जो जिसको हम कहते हैं ये, या फिर टीवी है सर, इलेक्शन होने वाले हैं उस पर। हाँ, जब आप अखबार पढ़ते हुए मोबाइल पे लगे हुए हैं, साथ टीवी भी देख रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपकी जो ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? देखिए, आप खाना खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता मैंने क्या किया, कितना लिया है, आप बातों में मसरूफ़ हैं, आप देख रहे, टीवी देख रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जब देखें ना, जो लोग मूवी देख रहे थे, पॉपकॉर्न खाते जा रहे हैं, इतना बड़ा वो पैकेट है, वो सारा हजम हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता वो क्या खाया, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को डिस्करेज, माइंडफुल रहना चाहिए, माइंडफुल रहना चाहिए, अपने तरीके से खाएं। और एक जो कम खाने के एक सबसे बड़ा जो तरीकाकार ये है कि आप जब आप अपना खाना, एक तो आप कह जी मेरे लिए आपने अगर एक चपाती है तो वो आप एक चपाती ही आपके लिए बने, और जिसने चपाती बना अगर आपको दूसरी खानी तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट करनी पड़े।
वो कैसे? वो आपकी वाइफ या आपका जो भी मेड है अगर आपके लिए चपाती बना रही है तो उसको बनानी पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो तो उसमें टिफ़िन में या वो जो क्या कहते हैं हॉट पॉट में पड़ी, वो ना रखे ना, वो ही नहीं रखे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो इसको चेंज, बिहेवियर चेंज की जब बात कर रहे हैं ना, तो आप जब एक आपकी चपाती ख़त्म होगी आपको उस टेबल से उठ जाएं, आप दूसरे कमरे में चले जाएं। खाना मज़ेदार है, बंदे ने एक खाया कहते हैं, यही तो बात है कि यही ओवर ईटिंग है। अच्छा, जो और उसमें एक और तरीका कार है कि जो लोग फास्ट ईटर होते हैं, हाँ। जो एक रोटी के 3 लुकमे करते हैं तो वो 4 रोटियों से कम नहीं खाते फिर वो। सर मैं ना ज़्यादा डे बोर्डर था मैं, तो मैं कभी कभी हॉस्टल चला जाता था इम्तिहान की तैयारी शहरी में, उनके साथ तो मैं स्लो खाता था। अच्छा, वहाँ पे उनका स्टाइल ये था ठका ठक खा खू के ना, हाँ भाई सप्ली, वो यानी एक और मांग लेते थे। तो मैंने नोट किया कि कुछ लोग जिनको आदत होती है वो इतनी तेज़ खाते हैं जैसे कोई पीछे भी पड़ा हुआ है और ये खाना मैंने जल्दी से ख़त्म करना है, तो वो फिर अभी उनकी इश्तहा जो है, वो जो मैसेज की आप बात करते हैं, वो मैसेज नहीं जाता ब्रेन तक के स्टाइटी हो गई है। इसमें ये देखिए स्टाइटी सेंटर जो है ना हमारे ब्रेन के अंदर है, जो आपको एक सेटिस्फेक्शन की सेंस देता है, स्टाइटी सेंटर, उसका ताल्लुक आपकी जॉ मूवमेंट्स के साथ है। जब आप एक खाने को अच्छी तरह चबा के 10 मिनट में रोटी को कंप्लीट कर रहे हैं, एक चपाती के 10 से 12 आपने लुकमे किए हैं, अगर आप चावल खा रहे हैं तो कांटे के चम्मच की बजाय कांटे से खाएं, तो स्लो खाएं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से सुकून से खाएं, तो आपके ये जो जॉ मूवमेंट ज़रा ये ज़्यादा होगी, तो आपके ये स्टाइटी सेंटर को सिग्नल जाएगा कि ये आपका ये काफ़ी खा लिया, हाँ काफ़ी खा लिया। ये टाइमिंग के साथ भी एडजस्ट होता है। तो जब आपके वो 10 मिनट या 5 मिनट, अगर वो 5 मिनट के अंदर आप 3 रोटियां खा ली हैं तो स्टाइटी सेंटर आपका 3 रोटियों पे सेट हो जाएगा। तो वो फिर ये कुछ टेक्निक्स हैं जिस पे आप अमल करके अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर ये कर सकते हैं कि आप खाना खाने से पहले 2 ग्लास पानी के लें, इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ फिलिंग इफेक्ट। आपका स्टमक है उसमें फिलिंग इफेक्ट आ जाएगा, आपकी भूख जो वो ज़रा ख़त्म कम हो जाएगी। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी जो मील्स हैं, ख़ासतौर पर लंच या डिनर जो आप करते हैं, उसमें रफज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रफज से मुराद है वो चीज़ें जो शुगर नहीं बढ़ाती, लाइक सैलड है और वो चीज़ें, खीरे अच्छे, खीरे हैं, मूलियाँ हैं और सैलड है, चुकंदर कि नहीं इस, हाँ चुकंदर ना लें, बाकी जो चीज़ें वो चिकन आप डाल सकते हैं, काले चने डाल सकते हैं, उसको आप एक बोल आपका पास का हो, तो जब आप खाना शुरू करने, ड्रेसिंग्स अगर हम 1000 आइलैंड डाल लें और साथ में उसमें तो वो फिर वो टेस्ट तो बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें डालें जिसकी जो कैलोरिक फैट जिसके अंदर कम हो। 1000 आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ना वो ना ज़्यादा डालें, है, मीठा भी होता है, मीठा भी होता है, उसमें नमक भी होता और है, बनता भी फैट भी है, नमक भी ज़्यादा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मेयोनीज ठीक रहेंगे, मेयोनीज भी उसी तरह की है वो। अच्छा, सॉसेज ऐसी हैं आपने अगर देखा हो तो उसके अंदर आपको स्पाइसी थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है जिसमें आपको जायका भी लगता है, तो उसमें टिबास्को जिस तरह से, हाँ टिबास्को है जैसे, टिबास्को तो ठीक है, हाँ ठीक है। उसमें ये होगा कि आपका जो ना आधा जो बोल है जो आपका सैलड का है वो आप खाना खाने से पहले आप खा लें, आधा खाने के दौरान या खाने के बाद कंप्लीट कर लें, उससे आपके जो स्टमक को एक फिलिंग इफेक्ट मिलेगा। आप वो चीज़ से जो आपके अंदर जो ग्लूकोज का लोड है, जो आपने रोटियां 2 खानी थी उसकी जगह 1 खाएंगे, चावल जो पूरी प्लेट खानी थी वो आप आधी खा लेंगे, तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, शुगर को भी फ़र्क पड़ेगा, वेट को भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हमने आज इस पर बात। ज़बरदस्त हो गया। लें डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी हो गया, और भी वी कुड हैव गॉन ऑन। एक सवाल जो है वो ये है जी, अब मिस मुझे याद नहीं है कि इसमें कौन सा वाला सवाल जो था हमने पूछा था, सर पहला पूछा था। अच्छा ये है, आई एम नॉट अ डायबिटिक, आई हैड माई HbA1c डन which was 5.6, but for last few months I'm having episodes of low blood sugar after taking meals. My sugar touches level of 60. Usually I have to take more sweets and my weight is increasing. I'm a school teacher by profession. A lot of workload on me. Please tell me what is the problem. अच्छा सर, ये सीन ये है कि HbA1c तो है 5.6, नॉर्मल है, ये नॉर्मल शुगर नहीं है। ओके। कुछ माह से इनका मसला ये हो रहा है कि इनके ब्लड शुगर बहुत लो हो जाता है, हाइपो हो जाता है, और इन्होंने चेक भी किया है, सिर्फ अलामात पे नहीं गए, चेक किया है, 60 निकली है ब्लड शुगर इनकी, और फिर ये दबादब स्वीट्स, कैंडीज़ और मीठी चीज़ें खाते हैं और वज़न इनका बढ़ रहा है। वैसे ये टीचर हैं
और वर्कलोड इनको काफ़ी ज़्यादा है इन पे। ये जाहिद इब्राहिम साहब हैं गुजरांवाला से। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी इस तरह पेशेंट आते हैं, वो हमें कहते हैं जी डॉक्टर साहब मेरी खाने के बाद शुगर लो हो जाती है, बहुत मीठा खाऊं तो फिर मुझे जाके काबू में आती है। भी मेरे दोस्त हैं, उनकी ये बेटी थी, मेडिकल स्टूडेंट थी, उसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। और इस तरह उसमें ये अगर इसमें थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में जाते कि बेसिकली ये वजह क्या है इसकी ऐसी चीज़ों की। होता ये है कि आप का जो हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना मैदे से जब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो जब टच करता है इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को जो ड्यूडेनम का है ऐसा, तो इंसुलिन की सिक्रीशन स्टिमुलेट होती है। अच्छा। यानी आपके बॉडी सिग्नल ऐसे जाते हैं, आपके लबलबे को जाते हैं कि अब ये खाना आ गया, इससे ग्लूकोज बढ़ेगा तो आप इतनी इंसुलिन बना दें। ठीक, तो इंसुलिन आपके खून के अंदर आ जाती है। तो इंसुलिन जो ग्लूकोज बढ़ रहा होता है खाने की वजह से, उसको वापस मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर वो डिपॉजिट कर देती है। यहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो नॉर्मली ये बॉडी के अंदर होता है। ठीक, तो ये अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एंग्जाइटी प्रोन होते हैं। अच्छा, एंग्जाइटी प्रोन, मसल एग्ज़ाम है, वो मैंने जब उस बच्ची को उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसके एग्ज़ाम थे और बड़े टेंस थी वो। जब आप टेंस होते हैं तो आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जी, कि कुछ स्ट्रेस का कुछ ऑर्गन्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, एक तो आपके हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी धड़कन भी तेज़ हो जाती है कुछ, और कुछ लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट आता है। आपने एक बड़ी टर्मिनोलॉजी IBS, इरिटेबल बोल सिंड्रोम जो है, जिसके अंदर उनकी हाइपर सेंसिटिव बोल हो जाती है, कुछ लोग पेट ख़राब हो रहा है, मोशंस हो रहे हैं, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की एंग्जाइटी इस तरह की होती है कि उनके इंटेस्टाइन मोटिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। होता है जब जो उन्होंने खाना खाया, उसने खाना भी इंटेस्टाइन में पहुंचा और उसने सिग्नल दे दिया कि भाई लो भी आ गया, खाना आ गया, अब इंसुलिन लेके आओ। अभी ये एक बात हो रही है तो खाना आगे पहुँच गया हुआ है, जल्दी आगे आगे निकल गया, हजम भी नहीं पूरा हुआ, अभी पूरा आगे की तरफ चला गया है। यानी वो जो अब ये है कि इंसुलिन कुछ देर बाद आ रही है। अच्छा, यानी नॉर्मली देयर इज ए मैच बिटवीन इंसुलिन एंड योर मील। ओके, तो मील इज आउट ऑफ द सीन नाउ। ठीक है, अब आपका इंसुलिन आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मील हमारा स्टमक से ड्यूडेनम, जो आपने छोटी आंत कही, ड्यूडेनम के हिस्से जो हैं मुख्तलिफ, उनसे निकलता हुआ आगे जा रहा है, तो उधर इंसुलिन लबलबे से खून में आने लगी तैयारी में कि इधर से ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होगा, खाने में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, और ये आपने फरमाया कि एक मैच है। और अगर ये ग्लूकोज उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो और सिग्नल तेज़ी से चला जाए और इंसुलिन ज़्यादा आ जाए और ये खाना आगे चला जाए बग़ैर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुए जितना होना चाहिए था, तो ये आप फरमा रहे हैं? जी, ये मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि आपके मिस मैच है ग्लूकोज में और आपके ग्लूकोज बढ़ने में और इंसुलिन के अराइवल में। जब इंसुलिन की जब आपके पास वो सप्लाई आ गई, उस वक्त तक खाना मौजूद ही नहीं उस जगह पे होना चाहिए था जो उसको के खाना स्लोली एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज शुगर लो हो जाएगी, तो वो शुगर नीचे की तरफ जाती है। तो बहुत सारे लोग इसका एक कुछ कहते हैं जी उसको मीठा खाओ, भी तुम मीठा खाना शुरू कर दो, तुम्हारी शुगर है, ये है वो फलां, तो उसमें लोग मीठा खाना शुरू करते हैं। और मिठाइयाँ और केक से उनकी फ्रिजें भरी होती हैं, मैंगो भरे, वो पूरी की पेटी रखी हुई है उन्होंने, लो भी अब हमारी शुगर लो होनी, हमने रोटी खाई है तो अब हम खूब मौज करेंगे। तो उससे क्या होता है कि वेट इनका बढ़ना शुरू हो जाता है। वजह पीछे एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बेसिकली स्ट्रेस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि एक हाइपोग्लाइसीमिया विच इज़ नॉट सूडो हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, यानी रिएक्शन के तौर पे लो शुगर लेवल होती है इन रिएक्शन टू योर फूड इनटेक। ठीक है, तो शुगर लो होती है। सर, ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब ये एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ जो उनकी भूख उड़ जाती है, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं शुरू, और हालांकि लूज़ मोशन इज़ समथिंग दैट कैनॉट बी डन इन स्लो मोशन, दैट आई एम सॉरी टू से दैट, मगर वो ये मसले हो जाते हैं सर। ये जो IBS की आप बात करें, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, और ये हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंड करता है। तो इसमें जो अभी हम उसमें जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं ना, इसमें मीठा खाने के उसके तरफ चले जाते हैं।
अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे रेयर ट्यूमर होते हैं जो लबलबे के होते हैं जो इंसुलिन ज़्यादा बनाने, जिनको इंसुलिनोमास कहते हैं। लेकिन उसका और इसका फ़र्क क्या है दोनों में? जो इंसुलिनोमास में जो हाइपो होता है वो फास्टिंग होता है, यानी आप सुबह उठें और आपकी शुगर बहुत नीचे चलेगी, 45 से नीचे चलेगी जा रहा है, तो आपका ये इसमें यू हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस थिंग, ठीक है, एग्रेसिवली। लेकिन ये होता है ये पोस्ट प्रेंडियल है, पोस्ट मील हाइपोग्लाइसीमिया, विच इज़ मोर साउंड लाइक दिस रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट बड़ा ज़रा इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट है कि शुगर नहीं है और पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आप इसको एंग्जियोलिटिक, एंटी डिप्रेसेंट जो आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी करें, उससे ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये मेरी प्रैक्टिस में देखा। एक और बड़ा इलाज है, आप एक ऐसी दवाई, शुगर की दवाई देंगे, शुगर की दे दें दवाई, शुगर की दवाई देंगे, लेकिन ये शुगर की दवाई क्यों देंगे? इसके पीछे है शुगर की एक दवा है जिसको A-कार्बोस कहते हैं, जो ग्लूकोबे के नाम से अवेलेबल है। तो वो उसका काम क्या होता है कि हर वो इंटेस्टाइन में उन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जहाँ पे उन चैनल्स को ब्लॉक करती है जहाँ से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा होता है। अच्छा, तो जब आप ग्लूकोबे देंगे खाने के पहले लुकमे के साथ, तो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा और इंसुलिन स्टिमुलेट नहीं होगी। अच्छा, ठीक है ना? तो इससे ये बीमारी ट्रीटमेंट में आ जाती है। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज आपका डॉक्टर करेगा अपने तौर पे इसको डिसीजन के, लेकिन ये मैं एक टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो जो बहुत सारे लोग, ये रेयर केसेस है, इट्स रेयर केस, लेकिन इतना भी रेयर नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिस में लोग आते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि शुगर लो हो जाती है, हम तो बड़े परेशान हैं। तो जस्ट उनको रीअश्योर करने की ज़रूरत है कि ये बीमारी नहीं है, इसको रिएक्टिव हो रहा है। दूसरा, आप उनको दवाई कुछ ऐसी दें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एंग्जाइटी लेवल जो उनका कम होता है उससे ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। ज़बरदस्त। मिस, आइंदा आपने ये देखना है, आपके पास भी आ सकते हैं, बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट और आप सर आते हैं ना, शुगर लोग डॉक्टर इम्तियाज़ के पास भेज देना। ठीक है सर। अब है कोई सवाल आपके? जी सर, सवाल। परेशाान तो नहीं आप? नहीं, मैं वो बात सुनी थी सर की, इसीलिए मैं पूछा कि परेशान तो नहीं? आप जब पढ़ती थी तो आपको तो नहीं कभी ऐसे शुगर लो? सर मुझे याद है, मेरे जो पहले ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स थे ना, तो वो मेरे फर्स्ट टाइम कोई कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स थे और वो एग्जामिनेशन का एक जो डर होता है वो उसमें हुई थी मुझे थोड़ी एंग्जाइटी, उसके बाद कभी नहीं हुई, थैंक गॉड। सर ये एक क्वेश्चन है, ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहब, माई सन हु इज़ 10 years old having type 1 diabetes for the last 1 year. I have come to know that there is an instrument available which delivers insulin automatically. What is this? Please explain. Salman Shafiq, Lahore. अच्छा, अब ये बहुत सारे हमें क्वेश्चन भी आते हैं, लोग पूछते भी हैं कोई ऐसे कि जी वो एक चीज़ वो हम जिसमें फ़िट कर देते हैं, वो आपकी वो शुगर कंट्रोल करने लगे, आपकी इंसुलिन मिलती रहती है, इस तरह की कुछ चीज़ें लोगों के थोड़ा सा मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन का कम्बिनेशन है। तो हालांकि इसमें बिल्कुल क्लियर कट सी चीज़ है, इसको हम इंसुलिन पंप कहते हैं। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले इंसुलिन का पंप अवेलेबल नहीं था। इंसुलिन का पंप बज़ाहिर आप समझ लें है क्या, बेसिकली उसके अंदर इंसुलिन रेजरवायर होता है, स्टोरेज होता है और उसका अपना डिलीवरी सिस्टम होता है। तो पहले उसमें होता था कि लोग उस अपनी जो है ना खुद ही शुगर टेस्ट करके जितने होते थे उसको बटन दबा के अपनी इंसुलिन को डोज एडजस्ट करते हैं। उसमें दो किस्म के रेट चल रहे होते हैं। एक होता है बेजल रेट, यानी इस वक्त अगर हम बैठे हुए हैं, अगर कुछ नहीं खा पी रहे तो हमारे एक थोड़ी थोड़ी इंसुलिन पंप से इंसुलिन चलती रहेगी, जिसको हम बेजल रेट पे हो। अच्छा, जो ही हम खाना खाएंगे हमारी आम जिंदगी में बगैर अगर ना कोई पंप जैसे कोई, तो उधर भी थोड़ी थोड़ी इंसुलिन, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, हमारा लेवल इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में बना रहा है, जिसको हम बेजल इंसुलिन सिक्रीशन कहते हैं, एट बेजल रेट। लेकिन जो ही हम खाना खाएंगे या लंच करेंगे या डिनर करेंगे तो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो वो बोलस मोड पे चला जाएगा। यानी बोलस मोड होता है कि आपको इंसुलिन की एक सर्ज आएगी, इंसुलिन की एक रश करेगी जो आपके ग्लूकोज को नीचे की तरफ लेके आएगी। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा सप्लीमेंट किया गया इंसुलिन पंप को, कि उसके साथ उन्होंने कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर्स लगा दिए जो आपकी ग्लूकोज लेवल को
मेजर करते रहते हैं। वो क्या हमारे जिल्द के अंदर? जिल्द के अंदर वो एक ऐसे चिप सी लगा देते हैं ऊपर से, पेट पे जैसे स्टिकर सा लग जाता है, जिसका छोटा सा माइक्रो कैनुला होता है जो आपके उसमें से इंटरस्टिशियल स्किन का जो फ्लूइड होता है उससे वो ग्लूकोज को टेस्ट करता रहता है, और उस चिप के अंदर पूरी मेमोरी के अंदर चला जाता है। आप उसको अपने सॉफ्टवेयर पे लगा के कंप्यूटर पे अपने पैटर्न्स देख सकते हैं कि मेरी जुमेरात को ये शुगर थी, पीर को ये थी, और इतने बजे ये थी, इतने हाइपो हुए, तो उसमें यू कैन हैव फुल इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम CGM भी कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये भी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, ख़ासतौर पे हम टाइप 1 के अंदर एनकरेज करते हैं बोले। अच्छा, अब जो इसकी जो एडवांस फॉर्म है जिसको हम अब जो दुनिया के अंदर आ रही है वो क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम ये है कि आप का जिसको हम आर्टिफिशियल पैंक्रियास भी कह सकते हैं। जैसे भी हमने बात की कि आप खाना खाते हो, आपका ग्लूकोज बढ़ता है, तो आपका जो बॉडी सेंसर है वो आपके लबलबे को सिग्नल करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक, उतनी ही इंसुलिन जितनी आपका खाना खाए उतनी आपको वो डिलीवर कर दी जाती है। तो अगर हम इसको आर्टिफिशियली बना लें कि आपका सेंसर ग्लूकोज चेक करे कि आपका ये लेवल है, और वही जो सिग्नल है आपके इंसुलिन पंप को दे दिया जाए, ठीक, तो उतनी ही इंसुलिन जितना आपका ग्लूकोज लेवल है वो आपको उतनी डिलीवर कर दे उसके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर। तो इस सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं, यानी आपको आर्टिफिशियल पैंक्रियास से आपने बाहर से लगा दिया। द पीपल आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून यू विल हियर ए वेरी गुड न्यूज़ अबाउट इट कि ये प्रॉब्ली नॉट मोर देन ईयर और सो तो ये अवेलेबल हो जाएगा दुनिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होगा इंसुलिन डिस्कवरी के बाद। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि हम क्लोज लूप सिस्टम पे चले जाएंगे, जिससे हमारा जो शुगर लेवल है ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल होगा हमारी, इवन विदाउट अवर कॉन्शियस लेवल। ये टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए ज़्यादा फ़ाल है देखिए टाइप 2 के? जी, टाइप 1 के लिए ज़्यादा फ़ाल है। टाइप 2 के अंदर क्योंकि इंटरनल इंसुलिन सिक्रीशन होती है, बिकॉज अदर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू कैन यूज़ दोज। But for the type 1 it is a insulin only which is a only treatment modality which is available। तो इसलिए हम वो टाइप 1 के अंदर इसको ज़्यादा देते हैं। टाइप 2 भी ले सकते हैं, लेकिन टाइप 1 के अंदर 2-3 इश्यूज़ होते हैं। टाइप 1 दे आर वेरी डिफ़िकल्ट पेशेंट टू मैनेज, क्योंकि आपको बच्चे छोटे हैं, आप उन पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बच्चे छोटे हो सकते हैं डॉक्टर साहब? छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, साल का भी हो सकता है, 5 साल के भी हो सकते हैं, 6 साल के भी, 10 साल के भी। तो बच्चों में एक बड़ा देखें, आप बच्चों को क्या आप उसकी डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ग्रो करना है, उसको एक अच्छी डाइट चाहिए और रेगुलर चाहिए। और बच्चे अगर थोड़ी सी इधर उधर से डिविएट भी करते हैं तो आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो बच्चों को एक बड़ा कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें। बच्चों में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम अवॉइड करते हैं कि लो ब्लड शुगर लेवल ना, क्योंकि जब तक बच्चा एक एडल्ट या एडल्टहुड में नहीं आता, या जैसे टीन एज को टच नहीं करता, या जैसे 13-14 साल की उम्र नहीं होती, उसको क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जब आपको रिपीटेड हाइपो, बच्चे की शुगर बार बार लो हो, अगर छोटा बच्चा 4-5 साल का, उसकी बार बार शुगर लो की तरफ जाती है, तो उसका कॉग्निटिव फंक्शन इफेक्ट कर सकते हैं लेटर ऑन लेटर स्टेज, लॉन्ग टर्म, क्योंकि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ग्लूकोज। ब्रेन की जो ग़िज़ा है वो ग्लूकोज है, तो वो जब तक उसके ग्लूकोज आपके उसको सप्लाई कंप्रोमाइज़ लेवल पे लेके जाएंगे, बार बार हाइपोज होंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम बच्चों के अंदर भी वो जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्राइटेरिया वो नहीं हम रखते। जैसे हमने कहा था कि बूढ़ों के लिए भी वो नहीं है, बच्चों के लिए भी वो नहीं है, यानी हम एक्सट्रीम ऑफ एजेस, अगर हम 2 एंड लेते हैं तो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, बचपन है और बहुत एक्सट्रीम ऑफ बुढ़ापा है। कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक बराबर, हाँ एक बराबर है। तो उसी के बच्चों में भी हम थोड़ा सा A1C का लेवल ऊपर की तरफ रखते हैं। We don't go for a very tight control in children. We try to avoid low blood sugar level, which is more dangerous and more harmful. तो उसके लिए हमें फिर इसको मैनेज करना पड़ता है। और इंसुलिन पंप के साथ जो है उसकी सक्सेस रेट काफ़ी बेहतर है, A1C रिडक्शन काफ़ी बेहतर है। और एक जो दुनिया के अंदर भी उसमें आ रहा है कि अब उन्होंने इसके साथ अलार्म लगा दिया है। बच्चा सो रहा है, आपको पता है बच्चे के सोते में शुगर लो हो जाए, जो ही वो क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, जो ये ख़ास लेवल को टच आप खुद सेट कर देते हो उसका थ्रेशोल्ड, जी अगर 70 से नीचे जाए तो अलार्म, तो पेरेंट्स के कमरे में वो अलार्म बज पड़ता है कि ये इसकी शुगर लो की तरफ जा रही है, तो इसका आप इसको कुछ। इस इंसुलिन पंप में कौन सी इंसुलिन इस्तेमाल होती है? ये हमारी जो एक तो दो इंसुलिन हो सकती है, इसमें रेगुलर इंसुलिन भी इस्तेमाल हो सकती है
और जो शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। और ये इसकी कोई कॉस्ट, इसकी कोई मेंटेनेंस? इसका जो मेजर इशू है, इसकी जो इतनी पॉपुलैरिटी के अंदर जो नहीं ये आ सका, उसकी वजह बुनियादी तौर पे इसकी कॉस्ट है। इनिशियली कुछ कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, 5 लाख के करीब थी कॉस्ट इसकी। अब कुछ कम भी हुई है, लेकिन इसके लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी 20,000, 25, 30,000 के करीब पर मंथ आ जाती है। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो केयर गिवर है, जो ख़ास तौर पे जो डॉक्टर, मदर या फादर व्हाटएवर, तो हुसोएवर, और बच्चा अगर वो उस काबिल है, तो उनको खुद दे नीड सम स्पेशल ट्रेनिंग टू हैंडल दिस अपरेटस और दिस गैजेट। तो उनको एक आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ये इसको कैसे हैंडल करना है, ये इसकी कैसे केयर करना है। तो थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। तो मैं इसको एक अज़राहे तफन्नुन कहता हूँ, ये कहता होता हूँ कि एक काका पालने वाली बात है। अच्छा, जिस तरह छोटे बच्चे की केयर करनी पड़ती है बहुत जी, इसी तरह इसकी भी करनी तो पड़ती है। इस तरह का जो है, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट मोडेलिटी अगर आप इसके यूज़ टू हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे जो टाइप 1 स्टार्स हैं वो इंसुलिन पंप पे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इंसुलिन की इकसाम भी नई कोई आ रही हैं? 1 माई क्वेश्चन। नंबर 2, कोई ऐसी अद्वियात जो नई आ रही हों? जैसे मैंने सुना कि अब तो ऐसी अद्वियात भी हैं कि जब बॉडी, जैसे किसी प्रेशर गैस के प्रेशर कुकर हो या कोई गैस का चैम्बर हो, उसमें बहुत ज़्यादा हो तो उसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज़ कर देता है। इसी तरह से जब खून में बहुत शुगर बढ़ जाती है तो हमारे पेशाब में आने लग जाती है, 200 से ऊपर हो, 180 से ऊपर हो तो पेशाब में आने लग जाती है। ये फरमाइएगा कि कोई ऐसी अद्वियात भी हैं जो इस मैकेनिज़्म का फ़ायदा उठा रही हैं? 1। नंबर 2, कोई इंसुलिन की कोई ऐसी इकसाम भी नई आ रही हैं? कोई लंबी मुद्दत की इंसुलिन, कोई लंबी मुद्दत कैसे, भाई एक टीका लगा लिया को हफ्ता ही निकल गया। और ये डॉक्टर साहब, ये यहाँ से शुरू कीजिएगा कि ये जो 300 IU और 100 IU ऐसे इंसुलिन के मुतालिक बातें करते हैं, ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसके हम थोड़ा सा जस्ट विल गो वेरी ब्रीफली ओवरलुक करेंगे इसको, क्योंकि ये बड़ा एक डिटेल टॉपिक है। अच्छा, जिसको हम किसी और प्रोग्राम में हम साथ लेकर चलेंगे। इसमें ये है कि सबसे पहले कि कौन सी इंसुलिन है। इंसुलिन की क्योंकि 2 किस्में, एक शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में एक है रैपिड एक्टिंग है और एक अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग भी है, वो भी दुनिया के अंदर अवेलेबल होगी है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग है, इन फौरी तौर पे मौसर हो जाती है। एक लॉन्ग एक्टिंग है, जैसे एक इंसुलिन ऐसी है जो इसका इफ़ेक्ट 24 आवर्स से लेकर 36 आवर्स 32 आवर्स तक भी रहता है। ये डेट्रोमेर? हाँ, ये अवेलेबल है, लॉन्ग बेजल इंसुलिन है। और पाकिस्तान में इसका कम्बिनेशन शॉर्ट एक्टिंग के साथ, और ये इसका कम्बिनेशन आ रहा है राइजोडेक के नाम से, अवेलेबल होगा थोड़ी अगले 2-3 महीने के अंदर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रिसर्च हो रही है वो इस पे है आपके GLP-1 एगोनिस्ट पे। GLP-1 एगोनिस्ट एक तो रोज़ाना एक टीका लगता है, जैसे विक्टोज़ा। ये भी इंसुलिन है? इंसुलिन नहीं है, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल थेरेपी है डायबिटीज़ के लिए। तो ये जो है लीराग्लूटाइड, विक्टोज़ा के नाम से अवेलेबल, ये 1 डे है। जो इसकी एक और फॉर्म है जो 1 वीक है, जो लॉन्ग एक्टिंग है, दैट विल बी अवेलेबल वेरी सून, प्रॉब्लली नेक्स्ट मंथ पे, जुलाई में के एंड पे अवेलेबल पाकिस्तान में होगी, 1 वीक होगा। तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। तीसरी जो चीज़ है कि ओरल टैबलेट्स के अंदर काफ़ी अब अच्छा, इसी GLP-1 एगोनिस्ट को ओरल बनाने की भी कोशिश हो रही है। ये भी ओरल थेरेपी भी वेरी सून इट विल बी अवेलेबल। जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो आ रहा है, वो एक जो दवाई है, आज से शायद एक किसी कंपनी ने लॉन्च की है, SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं। SGLT2 होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स जो होते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हमारा जो सारा खून है ये गुर्दों में जाता है, फ़िल्टर होता है, तो हमारे गुर्दे बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो इसको दोबारा जो काम की चीज़ें वापस भेज देते हैं। तो अब उन्होंने ये किया है, साइंटिस्ट ने, इसमें ग्लूकोज भी शामिल है, क्योंकि ग्लूकोज भी हमें चाहिए होता है, सोडियम भी चाहिए होता है। उन्होंने जहाँ से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहा था उस साइट को ब्लॉक करने की दवाई बना ली। तो ग्लूकोज बजाय दोबारा खून में, एक तो फ़िल्टर हो गया, कि बजाय उसको खून में दोबारा भेजने के रीअब्जॉर्ब को, उन्होंने कहा यूरिन में भेज दो इसको।
भेज दो, बाहर निकाल दो, एक्सक्रीट कर दो। तो उसके साथ क्या हुआ कि आपका वॉल्यूम भी कम होता है, आपका उससे क्या होगा कि ग्लूकोज की एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर ज़्यादा होगी। अच्छा। तो इससे ग्लूकोज का लेवल आपका बॉडी के अंदर कम होता है, और उसके साथ क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर पे भी अच्छा इफेक्ट आता है, आपकी शुगर पे अच्छा इफेक्ट आता है, आपका वेट रिड्यूस होना होता है। तो इस तरह की जो दवाइयों पे जो अब ट्रायल किए गए हैं, तो उनमें ये देखें, ये हार्ट के लिए बड़ी बेनिफिशियल दवाइयाँ आई हैं। तो इट इज़ बिकमिंग ए रियल सीन चेंजर। ये आ गई जी, पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है, आज ही अवेलेबल हुई है। तो आप उसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके आपका डॉक्टर ही शुरू करे, अपने तौर पे शुरू ना करें। उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं। इससे यूरिन ज़्यादा आता है, और कुछ लोग जिनको डिहाइड्रेशन होता है, जो डायरेटिक ले रहे हैं वो ना लें इसको, और कुछ और दो तीन प्रिकॉशन। यूटीआई का कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन। हाँ, फीमेल्स के अंदर क्योंकि थोड़ा सा है, क्योंकि आपको ग्लाइकोसूरिया करे तो उससे उनको फंगल इन्फेक्शन जेनिटल पार्ट्स की हो सकती है, उसमें ये प्रमोट कर सकते, लेकिन इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन, और ये हाँ गुड ऑप्शन है। इससे वेट का भी अच्छा इफेक्ट आता है, आपकी इंसुलिन की डोज कम हो सकती है, आपका शुगर लेवल इम्प्रूव कर सकता है। तो ये काफ़ी मौसर दवा पाकिस्तान में खुशकिस्मती से ये अवेलेबल होगी। और ये जो लंबी मुद्दत वाली इंसुलिन ग्लार्जिन है, ये तो ऑलरेडी। अच्छा, जो आपने U100 और U300 की बात की, वो U100S की उन्होंने कहा कि U100 को जब उन्होंने उसी को आपने छोटा उसका साइज़ कर दिया, किसी तरीके से उसको कंसनट्रेट कर दिया या छोटा कर दिया, यानी 1 cc के अंदर पहले 100 यूनिट थे, अब वो 1 cc में 300 यूनिट कर दिए। तो ये देखा गया कि जितना अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक आप यानी उसका 1/2 साइज़ के बराबर है। मिसाल के आपने ग्लार्जिन लगाई, स्किन के नीचे लगाई, तो उसने इतना बड़ा आपका सरफेस एरिया 2 इंच का दिया। तो U300 आपको 2 इंच का सरफेस एरिया, वो 1 इंच का देगी। तो जितना सरफेस एरिया आपका इंजेक्शन का छोटा होगा, उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है, फार्माकोडायनामिक चेंज हो जाती है। अच्छा। तो उससे उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अब जो दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अब जैसे U500 भी अवेलेबल है, ये ग्लार्जिन में नहीं है, दूसरी इंसुलिन के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे ग्लार्जिन का U300 है, विच विल बी वेरी सून अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल। तो भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए, उससे भी काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी। तो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ, ये 1/3 ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक। 2/3 आपका वही रहेगा, हमेशा रहेगा, डाइट और एक्सरसाइज। ज़बरदस्त। वैसे आपने जितनी सादतमंदी से ये सारी बातें सुनी हैं, इतनी अगर सादतमंदी से ये सब लोगों ने सुनी हो और उन पर अमल भी करें, तो डायबिटीज़ जो है ना, वो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कभी आएगा वो वक्त कि ये ख़त्म ही हो जाए, डायबिटीज़ ऐसी बात बन जाए कि या तो इसके होते हुए, डायबिटीज़ के होते हुए लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतरीन हो जाए, या ये ख़त्म ही हो जाए। देखिए, ख़त्म क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का सदियों से है, वो भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। डिज़ीज़ तो शायद ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इंसान है, इंसान कंप्यूटर नहीं है। अगर सारे इंसान शायद कभी कंप्यूटर बन जाएं, तो फिर शायद ख़त्म हो जाए, एक उनका लाइफ स्टाइल एक जैसा हो जाए, सारे एक्सरसाइज करने लग जाएं। डॉक्टर साहब, मैं इसके मुतालिक एक अर्ज़ करना चाहूँगा प्रोग्राम के अख्ताम पे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, मैं और आप और हम सब लोग जहाँ रहते हैं, इसका मॉडल ऐसा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम रोज़ाना जब सुबह से शाम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा तो कोई मॉडल नहीं। कोई ना कोई इशू आ जाता है, चैलेंजेस हैं, कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है, जो कि इट इज़ नॉट फोरसीन, पहले से नहीं पता होता, मगर आ जाता है। अब सर, एक रिस्पॉन्स ये है कि हम जो है उसको लिफ्ट ही ना कराएं, जो हो रहा है होने दें, एक ये रिस्पॉन्स है। एक ही हम परेशान हो जाएं, सर पे सवार कर लें, वो जो बहुत इरिटेबल हो जाएं, और एक रिस्पॉन्स है ना, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट, व्हाट गोज़ रॉन्ग विल गो रॉन्ग somehow or the other, with me, her, yourself, with someone else, कुछ ना कुछ तो होगा। It is our response that determines that what our life would be like. तो एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली 100% राइट कि ये हमारा रिएक्शन है। देखिए, आपका एग्ज़ाम है, कुछ लोग तो सारी रात सो नहीं सकेंगे, घबराहट में तैयारी भी नहीं कर सकेंगे। एक है सुकून लेंगे, आराम से लेंगे, एक है बिल्कुल ही लाताल्लुक़, होता है नहीं होता, कुछ नहीं होता, फेल ही हो जाएंगे ना। बिल्कुल। तो ये ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियसली इसमें रिस्पॉन्स है, हर एक्शन का डिफरेंट रिस्पॉन्स है, उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं कि जो आपके पीछे क्या, आपकी ट्रेनिंग क्या थी, आपके कैसे आपने ग्रो किया, एंग्जाइटी प्रोन है या नहीं है।
तो ये है एंग्जाइटी, देखिए एक नेचुरल चीज़ है और चैलेंजेस हम सबको आते हैं, लेकिन असल है कि हाउ यू हैंडल द चैलेंजेस, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि इस ये डायबिटीज़ इटसेल्फ एक चैलेंज है और ये डे टू डे मैनेजमेंट है। लोग कहते हैं जी हम एक दफ़ा उठें और सारी ऐसी दवाई खाएं और फारिग हो जाएं, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, ड्रीम है, शायद ये कभी पूरा हो जाए। किस तरह पूरा होता है वी डोंट नो स्टिल, लेकिन जब तक नहीं ये पूरा होता, लेकिन हमें इसको डे टू डे मैनेजमेंट के असूल पे, प्रिंसिपल पे हमें मैनेज करना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच डॉक्टर इम्तियाज़, मिस रिदा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, कोई ना कोई मसला ज़रूर दरपेश हो जाता है, इसलिए जो है उससे बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए कि आपने ज़िंदगी को बेहतरीन तर्ज से कैसे गुजारते हैं। अगर आप डायबिटीज़ की जंग में कामयाब हो जाएंगे, इसके ऊपर गलबा पा लेंगे, डिसिप्लिन सीख लेंगे, ये जो अवामिल डॉक्टर साहब ने फरमाए हैं, जिनमें पहले अपनी ग़िज़ा की बात है, एक्सरसाइज की बात है, डिसिप्लिन की बात है, नींद की बात है, वक्त का एतदाल, ये सारी चीज़ों पे, तो फिर इंशाअल्लाह न सिर्फ डायबिटीज़ में बल्कि ज़िंदगी की हर दौड़ में आप कामयाब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।